हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में जीएस और आपके जीके साथ ही साथ एसएसटी विषय से जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पेपर जीएस का, जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हो। और एसएसटी में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट होती है। चलिए फिर फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सूर्य के निम्नलिखित 4 मंडलों में से किस से सौर पवन निकलती है? सूर्य के 4 मंडलों में से किस से सौर पवन निकलती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ऑप्शन सी, कोरोना से। ठीक है, सौर पवन किससे निकलती है? कोरोना से निकलती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, निहारिका क्या है? नेबुला क्या है? एक तप्त गैस का बादल है। ठीक है, निहारिका क्या है? एक तप्त गैस का बादल है। इसमें मुख्यतः कौन सी गैस भरी होती है? इसमें हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के अतिरिक्त इसमें धूल के कण भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, प्रच्छाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहा जाता है प्रकाश मंडल। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, प्रकाश मंडल। क्या है? किसी तारे की जो बाहरी परत होती है, तारे की बाहरी परत प्रकाश मंडल है, और जिससे ये प्रकाश निकलता है। जो हम सूर्य दिखता है हमें, वो हमें इसी प्रकाश मंडल को हम देखते हैं सूर्य में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? सूर्य की सतह का तापमान लगभग है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वन, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ये किस विद्वान ने सिद्ध किया था? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, वराहमिहिर ने। ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है जो कि अपनी ही धुरी पर घूमती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। निम्न में से किसने 1543 में ये कहा कि पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? मतलब किसने कहा था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, ना कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में? तो किसने कहा था? ऑप्शन हमारा सही होता है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने 1543 में पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्र स्थित ब्रह्मांड की स्थापना की थी। उन्होंने बताया कि सूर्य जो होता है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा पृथ्वी अपनी उसकी परिक्रमा करती है सूर्य की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन हमारा सही होता है ए, कोपरनिकस के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन। आकाश गंगा का रंग नीला होता है, क्यों होता है? आकाश गंगा का रंग नीला क्यों होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, धूल कण के द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसके कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को फटाफट करेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही साथ आपके यूपी टेट, सुपर टेट, प्राइमरी का यूपी टेट के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए, सौर कलंक क्या है? ऑप्शन हमारा सही होता है ए, सूर्य की सतह के काले धब्बे। सूर्य की सतह के काले धब्बे होते हैं और इनका जो जीवन काल है वो कुछ घंटे से लेकर कुछ सप्ताह तक हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पे है? 20.88 करोड़ किलोमीटर। मंगल 22.79, बृहस्पति 77.85 करोड़ किलोमीटर और शनि 143। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर। जो ऑप्शन सही नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन सही नहीं है ए, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी लगभग कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत होता है। इसके अलावा ये सभी ऑप्शन तीनों सही हैं। ठीक है, चलिए
इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है? 365 दिन में। मंगल 525 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। अरुण 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? 686.98। ठीक है, इसके अलावा ये सभी ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो बी है। इसके अलावा ये सभी आपके ऑप्शन सही हैं कि बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में? 88 दिन में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 4 क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है एग्जामिनर। अरुण कितने दिन में करता है? 84 वर्षों में। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं, ये तो सभी को पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम सूर्योदय का देश किसको कहा गया था? प्रथम सूर्योदय का देश किसको कहा गया था? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, जापान को। जापान शब्द जो है वो निहोन या निपोन शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। किसका? निहोन का। निहोन या निप्पोन का ये बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अर्थ होता है निकलते सूरज का देश, लैंड ऑफ राइजनिंग सन। इसीलिए जापान को निकलते हुए सूर्य का देश या प्रथम सूर्योदय का देश कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है कहाँ पर? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, केवल परिधीय क्षेत्रों के समानांतर निशान के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग हिमयुग के नाम से जाना जाता है? कौन सा युग हिमयुग के नाम के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, प्लेटिस्टोन। प्लेटिस्टोन को महान हिमयुग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिली है? सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी, उल्काओं से। उल्काओं से सौरमंडल, ये SCRT के भी क्वेश्चन है फ्रेंड, आपके SCRT NCRT दोनों से ही ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है जो आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? उल्काओं से। जो उल्काएं हैं जो आसमान से टूट करके पृथ्वी से टकराती हैं, उन्हीं से हमको इनकी जानकारी। कुछ उल्काएं ऐसी होती हैं जो वायुमंडल में आकर जलने लगती है और वो नीचे गिर जाती हैं टूट करके, उन्हीं से हमें अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए। पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहा गया है? पृथ्वी की अपने कक्ष से सूर्य की निकटतम दूरी को क्या कहा गया है? जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर उपसौर। पृथ्वी की अपने कक्ष से सूर्य की निकटतम दूरी को, सबसे निकटतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तब पृथ्वी के लिए कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया था उपसौर, पेरीहीलियन। इंग्लिश में भी आपसे पूछ सकता है पेरीहीलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। उपसौर की स्थिति होती है, सॉरी अपसौर की स्थिति कब होती है? अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई, जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है, और जब सूर्य पृथ्वी के निकट होता है तो उपसौर की स्थिति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, 5.5। नेक्स्ट वन। पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका नेबुला से हुई है, यह किस विद्वान की विचारधारा है? पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका नेबुला से हुई है, यह किस विद्वान की विचारधारा है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, लाप्लास। लाप्लास ने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति निहारिका से हुई है, नेबुला के द्वारा की हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, वायवीय राशि परिकल्पना। कांट ने वायवीय राशि परिकल्पना, पृथ्वी से उत्पत्ति संबंधित जो परिकल्पना थी वो ये थी, वायवीय राशि परिकल्पना, इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका यानी कि कोल्ड नेबुला की परिकल्पना इनमें से किसके द्वारा दी गई थी? ठंडी निहारिका, कोल्ड नेबुला की
परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर इमैनुअल कांट के द्वारा। ठीक है, इमैनुअल कांट ने दी थी ठंडी निहारिका की परिकल्पना जो थी वो किसने दी थी? इमैनुअल कांट ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये आंसर तो आप सभी को आना चाहिए। ऑप्शन हमारा सही होता है 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड। अच्छा बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, चलिए पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि कितनी है? पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि कितनी है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी, 40,000 क्षेत्र किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबी है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी, रेडियो तरंगों। रेडियो तरंगों की जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो सबसे अधिक लंबी होती है। ठीक है, चलिए पृथ्वी एक घूर्णन लगभग कितने घंटे में पूरा करती है? पृथ्वी एक घूर्णन लगभग कितने घंटे में पूरा करती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में। नेक्स्ट वन, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्य ताप प्राप्त होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्य ताप प्राप्त होता है। कहाँ पर प्राप्त होता है? जल्दी से आंसर कीजिए, कहाँ पर प्राप्त होता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सबसे अधिक गर्मी सूर्य ताप प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 वसंत विषुव के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? 2 वसंत विषुव के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, 365 दिनों का। देखिए 20 और 21 मार्च को वसंत विषुव के समय पर तथा 22 और 23 सितंबर को शरद विषुव के समय पर दिन और रात बराबर होते हैं। कब होते हैं दिन और रात बराबर? एक तो 20 और 21 मार्च को, और 22 और 23 सितंबर जब शरद विषुव होता है। और 20-21 मार्च को क्या होता है? वसंत विषुव होता है। तो उस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। सौर वर्ष और सौर दिवस को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः कितने दिनों का होता है? 365.24 दिनों का होता है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इनको। ग्रीष्म अयनात होता है। ग्रीष्म अयनात होता है, ये मैंने अभी आपको लास्ट बताया है, तो आप मुझे बताइए आंसर इसका जल्दी से। ग्रीष्म अयनात कब होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए और सी, 22 दिसंबर और 21 जून। ग्रीष्म अयनात कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात जो होता है वो 21 जून को होता है। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछा जाए ग्रीष्म अयनात 21 जून को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात होता है 22 दिसंबर को। तो यहाँ पर इन्होंने दिशा नहीं दी है, उत्तर और दक्षिण नहीं कहा है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दोनों ही सही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पर चमकता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, मकर रेखा पर। नेक्स्ट वन, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनात कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनात कब होता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में, अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग असभ्यता बीच है, किस किस के बीच है? गुटेनबर्ग असभ्यता किसके बीच में है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, मेंटल और अंतरम की सीमा के बीच में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग असभ्यता किसको अलग करती है? गुटेनबर्ग असभ्यता किसको अलग करती है?
तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बाह्य अंतरम और मेंटल। ठीक है, बाह्य अंतरम और मेंटल को ये अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण किन तत्वों की प्रधानता से होता है? नीफे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यूपी टेट सी टेट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नीफे इसमें किन किन तत्वों की प्रधानता होती है? ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? पृथ्वी की आंतरिक परत का निर्माण किससे होता है? नीफे का। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ डी, निकेल और लोहा। ठीक है, निकेल और लोहे से नीफे का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के बाह्य अंतरम की अधिकतम गहराई कितनी है? पृथ्वी के बाह्य अंतरम की अधिकतम गहराई कितनी है? ऑप्शन हमारा सही होता है ए, 5150 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की गिर चट्टानों की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की गिर बाहरी परत की चट्टानों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है परपटी। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, यहाँ पर परपटी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी की किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं? किस गहराई पर ठोस पदार्थ जो है वो तरल अवस्था में पाए जाते हैं? कितनी गहराई पर? तो ऑप्शन हमारा सही होता है डी, 100 किलोमीटर की अवस्था पर ठोस पदार्थ जो है वो तरल अवस्था में मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है सी, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती चली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है ए, प्राथमिक लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जलवायु का वर्गीकरण किसने किया था? जलवायु का वर्गीकरण किसने किया था? ट्रिवार्था ने किया था। पृथ्वी की परतें, वेवल, ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। अपरदन चक पेक के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति लाप्लास ने की थी। ठीक है, पृथ्वी की परतों का जो विभाजन था किसने किया था? स्वेश और होम ने किया था। स्वेश और होम ने किया था इनका विभाजन। ठीक है, चलिए वेवेल ने क्या दिया था फ्रेंड? वेवेल के द्वारा शायद प्रगामी तरंगे का सिद्धांत दिया गया था। वेवेल ने क्या दिया था? प्रगामी तरंगों का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी होती है? भूगणित और भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी होती है? भूगणित और भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी होती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर। भूभौतिकी अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी होती है? 30 किलोमीटर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारों की निःसृत गैस एवं धूल, तारों की निःसृत गैस एवं धूल के राशि के पिंड को क्या कहा जाता है? राशि के पिंड को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है नेबुला। ठीक है, चलिए फिलामेंट शब्द का प्रयोग किसने किया था? फिलामेंट शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, ज्वारीय परिकल्पना में। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किसमें किया गया था? ज्वारीय परिकल्पना में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन की तरफ। खगोलविद के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की लगभग कुल संख्या कितनी है? खगोलविद के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की लगभग संख्या कुल कितनी है फ्रेंड? 100 से 200 अरब। ठीक है, 100 से 200 अरब। ठीक है, आकाशगंगाओं की संख्या। ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार के ग्रह जो होते हैं वो अपने दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, केपलर के द्वारा दी गई थी। केपलर ने सबसे पहले कहा था कि ग्रह जो है वो एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ये तो ऑप्शन आप क्वेश्चन आंसर आपको सभी को पता होना चाहिए। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, बुध। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीकी है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है? सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह होता है? वरुण, नेपच्यून, जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, बुध। बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सौरमंडल के किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? यूपीटेट और सीटेट में आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बनता है। साथ ही साथ आपके ये टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, टीजीटी 2012 या 13 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सौरमंडल के किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, शनि। शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं, ठीक है। चलिए, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, शुक्र। शुक्र और बुध, शुक्र के साथ में बुध भी आता है, बुध। इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रग्रहण होता है कब होता है? जब पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्रग्रहण पड़ता है, ठीक है। चंद्रग्रहण हमेशा कब पड़ता है? पूर्णिमा को पड़ता है, फुल मून। फुल मून को चंद्रग्रहण पड़ता है और अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। अमावस्या पर क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है फ्रेंड्स? एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर 24 घंटे 52 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, एक चंद्र दिवस की देखिए यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं। चंद्र दिवस की अवधि लगभग कितनी होती है? 24 घंटे 52 मिनट की होती है। शनि, सैटर्न, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने वर्षों का समय लेता है? 29.456 वर्षों के बराबर का समय लेता है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहला कौन सा है? बृहस्पति है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। दो पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल कितना होता है? दो पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल होता है 29.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल, मार्स तथा बृहस्पति, जुपिटर ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को क्या कहा जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारा सही होता है अवांतर ग्रह, एस्ट्रॉयड या क्षुद्र। क्षुद्र ग्रहों के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, अवांतर ग्रह, एस्ट्रॉयड और क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच, कक्षाओं के मध्य के बीच में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, अवांतर ग्रह। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। निम्न ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? निम्न ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, यूरेनस। यूरेनस सौरमंडल के 8 ग्रहों में है, जिसमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो वो भीतरी ग्रह है, जबकि अन्य सभी बाह्य ग्रह कहलाते हैं, जिसमें यूरेनस भी शामिल होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस ग्रह पर विशालतम लाल धब्बा पाया जाता है? विशाल लाल धब्बा कौन से ग्रह पर पाया जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, बृहस्पति पर। बृहस्पति पर लाल धब्बा पाया जाता है, ठीक है। चलिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा? पृथ्वी का जुड़वा तारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा, पिन आउट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसको पृथ्वी का जुड़वा तारा किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है ए, शुक्र को। भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। जेनस, टाइटन और हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? जेनस, टाइटन और हाइपेरियन किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, शनि के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी सौर तरंगे सूर्य संवेदन उपग्रहों के द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं? कौन सी तरंगे सूर्य संवेदन उपग्रहों के द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, तापीय अवरक्त तरंगे होती हैं, ठीक है। चलिए, हेली, गेल और विल्सन क्या है? हेली, गेल, विल्सन क्या है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, धूमकेतु। हेली, गेल तथा विल्सन क्या है? ये हैं तीनों आपके धूमकेतु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है? वर्ष की लंबाई सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन डी हमारा सही होता है प्लेटू। प्लेटू पर वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको टाइम लगता है 284। ठीक है। बुध को कितना समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में? अच्छा बताइए। बुध को 88। बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? 88 दिनों में पूरी करता है। ठीक है। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आपके जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जीएस के और साथ ही साथ आपके एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी या आप यूपी टेट और सुपर टेट प्राइमरी किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी में, इसमें एजुकेशन से, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उम्मीद करती हूँ क्लास आपके लिए यूज़फुल होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और क्योंकि आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी टेट और जूनियर सुपर टेट की भर्ती के लिए सभी वीडियो क्लासेस अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पर कराई जाएंगी आपको। मिलती हूँ फ्रेंड नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।